हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ इसरार की लिबाते में लिपटी हुई एक नाकाबिले यकीन खौफनाक कहानी पेश कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। तकसीम हिंदू पाक से कबल मेरे चचा हिंदुस्तान में थे। वहाँ उनका खासा कारोबार था। उन्होंने जब मुझे कारोबार में शिरकत की दावत दी तो ये बात अच्छी तरह वाज़ेह कर दी कि अब मुझे कम अज कम 3 साल यहाँ गुजारने होंगे ताकि मैं इस अरसे में तिजारत की ऊंच नीच से वाकिफ हो जाऊँ। इसके बाद ये मेरी मर्जी पर मुनहसर होगा। अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिस्तान वापस आ सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ मुझे जो मराआत दी गई थी उनमें से एक ये भी थी कि अमलन सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, लेकिन उन 3 सालों के दौरान 1/3 मुनाफा मुझे उन्हें घर बैठे देना पड़ेगा। 3 साल की मुद्दत खत्म होने के बाद मरते वक्त तक वो आधा हिस्सा वसूल करते रहेंगे। और आखिरी मुद्दत वाकई बड़ी खुशाइन थी। चचा चूंकि बे औलाद थे और उनकी बीवी भी अरसा हुआ फौत हो गई थी, लिहाजा बाद अज मौत उनकी सारी जायदादें मनकूला और गैर मनकूला का बिला शिरकत गैर मैं ही मालिक था। मैंने फौरन अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और हिंदुस्तान चला आया। जिस दिन मैं हिंदुस्तान चचा के पास पहुंचा उस दिन उनकी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। मैंने उनके कारोबार में शिरकत कर ली और खूब दिल लगाकर काम करने लगा। 3 साल में मैं तिजारती जिंदगी में रच बस गया तो उन्होंने 3 साल बाद वतन रवानगी का ऐलान कर दिया और इंग्लिस्तान चले गए। जब वो गए तो कारोबार उरूज पर था। चचा तकरीबन 80,000 पाउंड की खतीर रकम अपने साथ लेकर गए। ये समझ लें कि मुनाफे की आधी रकम चली गई। इसके बाद मैंने अपना वादा ईफा किया और उन्हें 3,000 पाउंड सालाना भेजता रहा। उन्होंने अपनी उम्र अजीज के पूरे 25 साल मशरिक में गुजारे थे। आखिर इसका सिला तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। उनके आसाब अभी मजबूत थे। बुढ़ापे की हुदूद में कदम रखने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे अभी वो इतने बरस और जिएंगे। वो काबिले रश्क सेहत के मालिक थे। उनका इरादा इंग्लिस्तान में कुछ जायदाद खरीदने का था। उन्हें उस हिस्से से बड़ा लगाव था जहाँ साल हर साल तक उन्होंने परवरिश पाई थी। अब आखिरी वक्त भी वो वहाँ ही गुजारना चाहते थे। मुझे उनकी इस ख्वाहिश का हद दर्जे पास था। उनके जाने के थोड़े ही दिनों बाद मुझे उनका खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक उम्दा मगर कदीम तरीन मकान खरीद लिया है, ताहम अभी उसकी खासी मुरम्मत करनी पड़ेगी। ये मकान सोमर ईस्ट के नवाह में माइन हेड से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं था। उस कदीम मकान की खरीदो फरोख्त 97 साला सर जॉन हैरी की वफात के बाद अमल में आई। वो बैरन खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनके बाप सर मिकाइल बैरन खानदान के एक अहम रुकन थे। मेरे चचा ने सर जॉन की जिंदगी में ही उस मकान का सौदा कर लिया था। इस तरह के न सिर्फ मकान बल्कि मकान में मौजूद हर शय मसलन किताबें, फर्नीचर, कालीन, दरियां, कपड़े, बिस्तर, बावर्ची खाने का सामान और दीगर अशिया के भी वो मालिक हो गए थे। मैं तो कारोबार में ही फंसा रहा। चचा जान अब मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे थे। वो कभी कभार मुझे खत भेजा करते थे, वो भी उस वक्त जब खत लिखना नागुजीर हो जाता और उन्होंने मुझे कोई खास बात बतानी होती। मुझे कुछ अरसे बाद चचा का दूसरा खत मिला। वो बहुत खुश थे क्योंकि लाइब्रेरी की मौजूदगी में उनकी सारी किल्फतें राहत में तब्दील हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा से मुताले के शौकीन रहे थे। खुसूसन वो अंग्रेजी तारीख का कीड़ा थे। उन्होंने एक जगह लिखा था, यहाँ किताबों और दस्तावेजात के कीमती खजाने मौजूद हैं। अगर मैंने सर जॉन जैसी तवील जिंदगी पाई तो मैं यकीनन कुछ कर गुजरूंगा। चचा अपने हर खत में मकान का तस्करा किसी न किसी सूरत जरूर किया करते। मसलन कभी लिखते, मैंने मकान की फला फला जगह मुरम्मत करवाई है, या अब तो अंदर बाहर तमाम जरूरी मुरम्मत हो चुकी है। मैं धब्बों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए सारे का सारा प्लस्तर करा दिया है। वाह, अगर तुम देखोगे तो अश अश कर उठोगे। मकान को अरसे बाद नई जिंदगी मिली है, वगैरह वगैरह। फिर वो खत लिखते रहे। खत में सन 1640 के अवाइल से लेकर हर किस्म की बात दर्ज की जाती। जरूरी और गैर जरूरी मुहय्यरुल अकूल वाक़यात तहरीर किए जाते। ऐसे वाक़यात जिनका कोई सर पैर न होता। कभी किसी अनोखी किताब का तस्करा होता। उन बातों के अलावा कभी कभी उनके खुतूत में उनकी जिंदगी की झलक भी नुमाया होती। उन्होंने मुझे अपने पुराने नौकर और उसकी बीवी के बारे में भी लिखा था। वो दोनों बहुत अरसे तक हिंदुस्तान में चचा के हमरा रह चुके थे और अब भी उनके साथ ही रह रहे थे। उन्होंने कभी अपने पुराने आका की खिदमत से जी नहीं चुराया। वो दोनों चचा की खिदमत के लिए हमा वक्त मुस्तैद रहते और चचा को किसी बात की तकलीफ न होने देते। वो वाकई अच्छे खादिम गार थे और कभी उन्होंने चचा को परेशान ना किया। एक बार चचा ने लिखा कि मैंने जंग खोर्दा अशिया, गरम खोर्दा कंबलों, कालीनों और दरियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया है। 5 नवंबर की एक शाम को मैंने उन्हें बड़े एहतमाम से जला दिया है और उनकी राख बहा दी है। अगरचे मुझे इनसे कोई तकलीफ ना होती थी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। यूँ तो हर माह उनका खत आ जाना मामूल बन गया था। बाज़ औक़ात तो महीने में 2-2 खत भी मिल जाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कमाल कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। पूरे 1 साल बाद उन्होंने खत भेजा था और
लिखा भी कुछ नहीं, जरा सी बात लिखी थी, पतंगे बड़े भयानक और खौफनाक बनते जा रहे हैं, अब तो बड़ी तकलीफ का सामना है, समझ नहीं आता अपना और उनका क्या हशर करूं। बस इतनी मुख्तसर सी तहरीर पर मैं झंझला गया। कोई दुख है? दरअसल ये मेरी भूल थी, मैंने उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और इस पर कोई नोटिस ना लिया। चचा की वो तहरीर हकीकत में खतरे का पहला सिग्नल थी जिसे मैं ना समझ सका। काश मैं इस पर तवज्जो देता और हकीकत जानने की कोशिश करता। इस खत के बाद जल्द ही मुझे दूसरा खत मिला। उसमें जरा तफसील से इस बात का जिक्र किया गया था। लिखा था, उफ, ये पतंगे तो मेरे लिए अजाब बनते जा रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वो दरियों के साथ जल भुन गए होंगे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उन्होंने तकरीबन सारा वार्डरोब चाट लिया है। आखिर इन कमबख्तों की वजह से दूसरा नया वार्डरोब खरीदना पड़ा। खुशकिस्मती से मुझे एक केमिस्ट मिल गया है जिसने एक पाउडर देने का वादा किया है जिसके इस्तेमाल के बाद घर में एक पतंगा भी ना रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो और मेरी जान छूट जाए। उस खत के पढ़ने के बाद मुझे चचा की असल परेशानी का इल्म हो गया। दरअसल चचा को बेकार अशिया से सख्त नफरत थी। उनकी मौजूदगी में वो चिड़चिड़े हो जाया करते थे। जाती तौर पर वो बड़ी सादा तबीयत के आदमी थे, लेकिन नफासत में उनका कोई सानी ना था। उनका हमेशा से यही वतीरा रहा था। बाद के खुतूत में उन्होंने तफसील से लिखा था कि उन्होंने केमिस्ट के दिए गए पाउडर का इस्तेमाल किस तरह किया है। घर के कोने कोने हर चीज, हत्ता की किताबों की अलमारी तक में वो पाउडर छिड़का जा चुका है। दवा तो कामयाब और मौसर दिखाई देती है। अगर मिस्टर जॉन ने हमें धोखा न दिया तो शायद मैं कहूँ कि हमारा मकान अब पतंगा प्रूफ हो गया है। अगले 12 महीने तक जो खतूत वसूल होते रहे उनमें चचा की तबीयत पुरसुकून महसूस होती रही। शायद अब पतंगों से उन्हें कोई शिकायत न रही थी। मैंने सोचा इत्मीनान कल्ब के लिए ये बात जरूरी थी। मैं अपनी जगह पर मुतमईन हो गया कि अचानक उनका एक खत मिला। उसमें तहरीर कुछ मुख्तलिफ थी। लिखा था, रात को जब मैं लेटता हूँ तो मेरे पाँव की अजीब सी हालत हो जाती है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैंने ख्याल किया शायद ये कैफियत थकान और कमजोरी की वजह से हो, मगर मुझे ऐसी कमजोरी की कभी शिकायत नहीं रही। मैं क्या बयान करूँ, क्या हालत है। एड़ी और तलवों से लेकर सारी टांगों में सनसनी पैदा होने लगती है। फिर ऐसा महसूस होता है जैसे बेशुमार चूंटियां रेंग रही हों। जो ही मैं होशियार होता हूँ कि देखूं क्या चीज है, वो कैफियत यकलख्त खत्म हो जाती है। जहाँ इनसे ध्यान हटा फिर दोबारा वही कैफियत तारी होने लगती है। बमुश्किल तमाम मैं चंद मिनट के लिए सो सकता हूँ। अभी मैं इस खत के बारे में सोच ही रहा था कि दूसरा खत आ पहुंचा। उसमें भी ऐसे वाकयात लिखे हुए थे। चचा अब बहुत परेशान थे। जो कैफियत रात के औकात में तारी होती थी वो अब दिन को भी होने लगी। उनकी टांगे दिन ब दिन सूखती जा रही थी। खाल के अंदर का गोश्त जैसे गायब हो रहा था और जगह जगह टांगों पर नन्हे नन्हे से छेद थे, बिल्कुल चेचक के दागों की तरह। मजीद लिखा था, अपनी जिंदगी में आज पहली बार मैं खुद को बीमार तस्वर कर रहा हूँ। लोग अब बिला झिझक मेरे सामने किसी बीमारी का तस्करा करते हैं और मुझ गरीब से किसी मोहलिक बीमारी को मंसूब करते हैं और फिर इस पर तबसरा करते हैं। ये जिक्र तो आज का है, मगर आज से 25 साल पहले भला किसकी ये जुर्रत थी कि एक कलमा भर भी मुंह से निकाल सके। मेरे दिलो दिमाग में तो वो मशरिकी बातें रच बस गई हैं। कल डॉक्टर ने मुझे चेक किया। वो देर तक मुझे देखता रहा। ना जाने वो कौन सी शय थी जो वो मुझ में तलाश कर रहा था। गंवार जाहिल कहीं का। वो शायद मुझे बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ था। उसे अच्छे बुरे की तमीज ना थी। कहने लगा, मालूम होता है जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर आपको खा रही है। क्या ऐसा नहीं है? अरे साहब, मैं तो उस शख्स को डॉक्टर ही नहीं समझता जो अपने मरीज से उल्टा इस्तफसार करे कि ऐसा तो नहीं है। उसने मुझसे सवाल किया और कुछ इस तरह से किया कि गोया कि मैं डॉक्टर हूँ और वो मरीज। इसने कई बार मेरी जबान देखी, फिर कुछ सोचता रहा। चंद मिनट तवक्कुफ के बाद उसने इस तरह कहा, गोया दूर की कौड़ी लाया हो। ओह, आप तो खुफिया किस्म के जज्बाम में मुब्तला हैं। यकीन मानना इस इंकिशाफ के बाद मेरी क्या हालत हुई होगी। मैंने उसे घर से चले जाने को कहा और उसे वाज़े अल्फाज में बता दिया कि अगर आइंदा उसने कभी मेरे घर में कदम रखा या मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा और मैं उसे जरूर गोली मार दूंगा। डॉक्टर ने आफियत जानी और चला गया। इन दिनों मेरे पास सिर्फ मेरा नौकर टॉम मौजूद है। उसकी बीवी भी अब जा चुकी है। उसे वहम हो गया था कि कहीं मेरी बीमारी उसे न लग जाए। मैंने अपना बिस्तर लाइब्रेरी में बिछा लिया है। अब मैं ज्यादा वक्त वहाँ ही गुजारता हूँ। मुझे कामिल यकीन है कि मेरा असल मर्ज अगर जजाम नहीं तो मैं चंद दिनों में भला चंगा हो जाऊंगा। इस खत को पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि चचा अपने मौलिज खुद हैं। यकीनन किसी डॉक्टर को नहीं बुलवाया गया होगा, इसीलिए वो बिस्तर से लग कर रह गए हैं। सिवाय टॉम गरीब के और कोई उनका निगरां और पुरसाने हाल ना होगा। मुझे डर था बकौल डॉक्टर, अगर खुदा न ख्वास्ता उनका मर्ज जज्जाम ही था तो यकीनन अब उनका सारा जिस्म ही मुतासिर हुआ होगा। मेरे दिल में अजीबो गरीब वहशत अंगेज ख्यालात करवटें लेने लगे। खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो। मैंने जल्द अज जल्द इंग्लिस्तान जाने
की ठान ली। इंग्लिस्तान रवानगी से पेशतर मुझे एक और खत मौसूल हुआ और ये चचा का आखिरी खत था, क्योंकि इसके बाद मुझे चचा का कोई खत नहीं मिला और मैं खुद ही इंग्लिस्तान पहुंच गया। चचा का खत बहुत ही मुख्तसर था। उन्होंने लिखा था, ये मेरा आखिरी खत है, शायद इसके बाद मैं तुम्हें कोई खत ना लिख सकूं। टॉम पर बीमारी का हमला हो चुका है। कल शाम तक वो बेचारा भला चंगा था। रात के पिछले पहर उस पुरस्रार बीमारी ने उस पर हमला किया। सुबह होते होते उस बेचारे की जबान एक रकीक लआब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब वो बदहवास और खौफजदा होकर मेरे कमरे में आया तो उसकी हालत गैर हो चुकी थी। बावजूद इंतहाई कोशिश के वो कुछ न कह सका और कुछ इशारों में उसने मुझसे कहा जिसे मैं ना समझ सका। न जाने बेचारे को बैठे बिठाए क्या हो गया था, खुदा उस पर रहम करे। मैंने फौरन इंग्लिस्तान पहुंचने का फैसला किया और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। नायबीन को कारोबारी मामलात समझाए। गर्ज थोड़े दिनों के बाद एक दिन मैं चचा के आलीशान मकान के सदर दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। बूढ़े टॉम ने दरवाजा खोला तो उसे जिंदा सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे भाई, तुम कैसे हो? चचा की तबीयत कैसी है? मैंने बेताबी से पूछा। टॉम खामोश रहा जैसे वो गूंगा हो। मैं ये भूल चुका था कि उसकी जुबान पर पुरस्रार बीमारी का हमला हो चुका है। अहमकों की तरह उसने अपना भारी भरकम सर हिलाया। खुदा जाने असबात में या नफी में। वो देर तक मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसने मुंह खोला। उफ मेरे खुदा, मैं खौफ और दहशत से कांपने लगा। उसके मुंह में तो जबान ही ना थी। उसका मुंह एक गार की तरह था। उसके मुंह में किसी किस्म के जख्म का भी नामो निशान ना था। ऐसा मालूम होता जैसे उसकी जबान थी ही नहीं। चचा यहाँ है? मैंने दूसरा सवाल किया। जवाब में उसने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर मायूसी के गहरे साए फैल चुके थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी कटोरा जैसी बड़ी आंखें हलकों के अंदर धंस गई हों। वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में अंदर की तरफ चला तो मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने चचा की लाइब्रेरी तक मेरी रहनुमाई की और मुझे वहाँ छोड़कर राहदारी में चला गया। वहाँ के माहौल पर मौत का सा सन्नाटा तारी था। हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सारे मकान पर ही पुरस्रारियत का भयानक खौल चढ़ा हुआ था। मेरा दिल नामालूम खौफ से लरजने लगा। मैंने कदरे हिचकिचाहट महसूस की और फिर किसी नादीदा कुव्वत के जेर असर मैंने दरवाजा खोल दिया। कमरा कदरे तारीक था। उसमें जिंदगी के कोई आसार न थे। मैंने गौर से देखा। दीवारों के साथ कतार दर कतार अलमारियों के अंदर धूल में अटी हुई किताबें ठुसी हुई थीं। अलबत्ता कालीन और दरियां दबीज मालूम होती थीं। पर्दे भारी और कीमती थे जो खिड़कियों और दरवाजों पर पड़े हुए थे। वहीं कमरे के वस्त में एक बिस्तर मौजूद था। एक हल्की जर्दी माइल रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। ये रोशनी शायद किसी झिरी से आ रही थी। मैंने बिस्तर को बगौर देखा। वहाँ कोई मौजूद ना था। मैं बिस्तर के बहुत करीब चला गया। इस भयानक मौत के सन्नाटे में मैंने सोचा, आखिर मेरे चचा कहाँ चले गए? ये आखिर उनका ही तो बिस्तर है। मान मेरी निगाहों ने चचा को पा लिया। खौफ और हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर चचा को क्या हो गया था? उनका वजूद अदम वजूद बराबर था। बिस्तर में दो आंखें मुतहर्रिक थीं जो मुझे बेतहाशा घूरे जा रही थीं। शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन मैं सही अर्ज करूंगा, चचा के जिस्म में शायद कोई चीज बाकी ना थी। न चेहरा, न होंठ, न कान, न पेशानी और न ही अब्रो। उफ खुदाया, वहाँ तो आंखों के हल्के तक गायब हो चुके थे। मेरी नजरों के सामने बिस्तर पर मुतहर्रिक थीं वो थीं चचा की आंखें जो बराबर मुझे घूरे जा रही थीं। एक हल्का सा इर्तियाश बिस्तर में पैदा हो रहा था। मैंने डरते डरते चचा के ऊपर पड़ी हुई चादर उठाकर एक तरफ फेंक दी। मैंने वहाँ क्या देखा शायद मेरे अल्फाज सही तर्जुमानी ना कर सकें। अगर वो आपको बता ही दूं तो शायद आप भी उस पर यकीन ना करें। ये हकीकत है कि मुझे खुद देखने के बावजूद यकीन ना आया। मैंने मुतअद्दिद बार अपनी आंखें मली। क्या मैं किसी तिलिस्माती मुकाम पर तो नहीं आ गया? ये सवाल बार बार मेरे जहन में पैदा हुआ, मगर हर बार चचा को इस अजीब गरीब हालत में देखकर मैं खौफ से लरज गया। बिस्तर में एक ढांचा पड़ा हुआ था। सफेदी माइल ढांचा मालूम होता था, जैसे गोश्त पोस्ट पर सफेदी की तहें चढ़ा दी गई हों। चंद सातों बाद एक अजीब गरीब तब्दीली महसूस हुई। उनकी आंखें जो अभी तक मुतहर्रिक थीं, यकदम साकित हो गईं। उसके साथ ही चचा की दरी के नीचे से हजारों लाखों पतंगों का एक सैलाब उमट पड़ा। वो पतंगे अपनी जिसामत से कई गुना बड़े थे। चंद सानिये यही कैफियत रही, फिर न जाने वो पतंगे कहाँ गायब हो गए। अब कमरे में सिर्फ मैं रह गया था और चचा के बिस्तर पर उनकी सफेद राख पड़ी हुई थी। मुझसे ये हौलनाक मंजर ना देखा गया। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। या अल्लाह, चचा पर अपना रहम करना, मेरे दिल की गहराइयों से ये दुआ निकली थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।